प्रिय छात्रों, आज मैं आपको द्वितीय सेमेस्टर में मंगोल साम्राज्य के विषय में बताऊंगा। वैसे इस चैप्टर का बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया अभी तक, लेकिन फिर भी मैं कुछ आपको इसके विषय में बता रहा हूँ। मंगोल एवं चंगेज खां, मंगोल एवं चंगेज खां। ये मंगोल कौन थे, थोड़ा सा इनका रेफरेंस जान लीजिए आप लोग। ये मंगोल आपके एक मंगोलिया देश है चाइना के उत्तर में, और वहीं की यह एक खाना बदोश जाति है। खाना बदोश का क्या मतलब होता है? खाना बदोश जातियाँ। ये खाना बदोश जातियाँ थीं। खाना बदोश जातियाँ मतलब जनजातियाँ जिनको सभ्यता का प्रकाश उनके तक ना पहुँचा। ये लोगों ने धीरे धीरे ख्वारिज्म साम्राज्य पर, वहाँ एक ख्वारिज्म नामक शासक हुआ करता था, उस पर आक्रमण करते हैं और पूरा चाइना से लेकर के उत्तर पूर्वी यूरोप से लेकर के अफ़गानिस्तान, ईरान से लेकर के और हमारे भारत के कुछ भागों पर ये सभी आक्रमण करते हैं और उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं। और इनका प्रमुख रूप से जो जीवन होता है वो खाना बदोशी जीवन है। ये लोग चरवाही का जीवन जीते हैं, मतलब जानवरों के साथ चलते फिरते हैं और उनको चराते हुए आगे बढ़ते हुए और धीरे धीरे उन साम्राज्य पर वहाँ के जो शासक हुआ करते थे उनको जीतते हुए, उनसे लड़ाई युद्ध करते हुए उन पर अपना आक्रमण करते। इसका जो प्रमुख शासक हुआ करता था वो 12वीं शताब्दी में एक खालुस खान नामक शासक था और उसका पड़पोता था तेमुचिन। इसी तेमुचिन को चंगेज खां के नाम से जाना जाता था। तेमुचिन, यही तेमुचिन जो था इसी को क्या कहते थे? चंगेज खां। हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए तेमुचिन कौन था, तो आप बोल सकते हैं कि वही मंगोल का शासक चंगेज खां को ही किस नाम से जाना जाता था? तेमुचिन जाना जाता था। और इसने अपने सत्ता का विस्तार करने के लिए पूरे मंगोलिया का एक शक्तिशाली शासक इसको बना दिया जाता है। आप जब भी नक्शे में देखेंगे भारत के वर्ल्ड के, तो चाइना के पास ऊपर जब आप देखेंगे तो मंगोलिया देश है। इन्हीं मंगोलों के नाम पर उसका नाम क्या पड़ा था? मंगोलिया पड़ा था। और ये मंगोल बड़े ही बर्बर किस्म के थे, बहुत ही कट्टर किस्म के थे, और यह आसपास की सत्ताओं के साम्राज्य में हस्तक्षेप करते थे। सबसे बड़ी जो बात आती है कि मंगोलों का हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि मंगोल जो आक्रमण करते हैं हमारे देश पर, वो भारत पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो सर्वप्रथम मंगोल जो आक्रमण लूटने का, चूँकि लूट मार करने का ही इनका उद्देश्य था, और लूट मार करने के उद्देश्य से भारत में आक्रमण करते हैं। और उस समय भारत में दिल्ली सल्तनत की सत्ता थी। 12वीं-13वीं शताब्दी में आपके तुर्क सरदार से लेकर महमूद गजनवी इत्यादि सब आ ही चुके थे। जलालुद्दीन से लेकर के गयासुद्दीन से, बलबन से लेकर के इन सब का शासन चल रहा था। और इनका पहला युद्ध होता है वो बलबन से होता है। बलबन भी बहुत योग्य शासक था। मंगोलों के से युद्ध करते करते उसको भी अनुभव हो चुका था, और युद्ध करने के साथ साथ उसने वहाँ के अमीरों से संबंध बनाए बलबन ने, और सबको मिला करके अंग्रेज़ों को परास्त करने की योजना बनाई। मंगोलों को क्यों बनाई योजना? क्योंकि अगर मंगोलों को वह पराजित नहीं करता, मंगोलों को परास्त नहीं करता, तो दिल्ली सल्तनत के ऊपर आक्रमण कर लेते। और चूँकि बहुत ही जो
ये जम्मू कश्मीर से लेकर अफ़गानिस्तान ईरान का जो क्षेत्र था यह बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था और उपजाऊ क्षेत्र होने के नाते उस पर वो आक्रमण कर लेते जिससे दिल्ली सल्तनत की सत्ता को ठेस पहुंचती। इसी तरह से बलबन ने निष्पक्ष न्याय पर जोर दिया। घोड़सवारी का उसे विशेष अनुभव था। घोड़े के चूँकि उस समय जो है घोड़े इत्यादि की ही जो सेनाओं के में प्रयोग हुआ करता था और डाकुओं को उसने मार करके मंगोल सैनिक अफसरों को भी उसमें कुछ लोगों को मंगोल लोगों को भी अपनी कूटनीति से बलबन उनको अपने सेना में शामिल करके और उन्हीं से युद्ध करने के लिए प्रेरित करता था। ये सारी चीज़ें क्या नाम से दिल्ली सल्तनत के शासक गयासुद्दीन बलबन के साथ इसका युद्ध होता है। ऐसे ही खिलजी में तुगलक वंश के सुल्तानों से भी जो है मंगोलों का युद्ध होता है और तुगलक वंश के जो क्या नाम से सुल्तान थे वे सभी धर्म और जाति से ऊपर उठ करके योग्यता के आधार पर जो है सुल्तानों का जो है चयन करते थे, उनकी वफादारी के आधार पर चयन करते थे। ऐसा नहीं कि कोई मुसलमान है तो मुसलमान के नाम पर ही जो है उसको सेना में भर्ती करने, नहीं, वो जानते थे कि मंगोलों से लड़ना आसान काम नहीं, इसलिए वो है उनको जो है योग्य व्यक्तियों, चाहे हिंदू ही क्यों ना हो, अगर वह योग्य है तो उसको भी सेना में क्या करते थे, तुगलक शासकों ने भी भर्ती करना शुरू कर दिया। और इसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी का। जिस अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहे हैं हम, इस अलाउद्दीन खिलजी से मंगोलियों का आक्रमण होता है। अलाउद्दीन खिलजी के विषय मैंने पीछे आपको बताया था कि मंगोलों से युद्ध करते ही उसने सीमाओं को सुरक्षित करने का काम किया। पूरा उत्तर पश्चिमी सीमा जो अफगानिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर चाइना से लेकर के इन सीमाओं को सुरक्षित करने का काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया मंगोलों से, और किलों का निर्माण करवाया। किलों का निर्माण कराने के पीछे क्या उद्देश्य था? किले का मतलब जहाँ पर किले बनाए जाते थे वहाँ पर वहाँ के शासक की सेनाएं रहती थी और वो सेनाएं ही जो है क्या करती थी, बाहरी आक्रमणकारियों से युद्ध करती थी। आज जो अकबर का किला आप देखते इलाहाबाद में है, उस किले में क्या होता है, वहाँ हमारे भारत की आर्मी रहती है। लाल किला है, वहाँ पे भी आर्मी रखी गई। इसका मतलब किले जो हो इसलिए बनाए जाते थे कि जहाँ पर सेनाएं रखी जाती थीं और वहीं से सेना अपने देश की क्या करती थी, सुरक्षा करती थी। इसके अलावा बाजार नियंत्रण की व्यवस्था, बहुत पीछे भी मैं आपको बताया था उसका, अलाउद्दीन खिलजी का, कि बाजार नियंत्रण में उसने ऐसी व्यवस्था बना दिया था कि किसी भी प्रकार की बाजार में किसी कालाबाजारी, किसी प्रकार की चोरी, जमाखोरी इत्यादि कोई भी व्यापारी नहीं कर सकता था उसके समय में। नाप तौल से लेकर के किसी प्रकार की माप में की कमी नहीं हो सकती थी। अगर कोई इस तरह की कमी करता था तो उसके शरीर से उतने पाउंड मांस काट लिए जाते थे, काटने की व्यवस्था बना दी थी। इस बात को सुन करके व्यापारियों के दिल क्या हो जाते थे, दहल जाते थे। इसके अलावा उसने एक और काम किया था, भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अंकुश लगा दिया और राशनिंग की व्यवस्था की थी। राशनिंग का मतलब कि जो आज हमारी सरकार गरीबों के लिए राशन की व्यवस्था की है, 65% आबादी के लिए करीब हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खाद्य सुरक्षा बिल के तहत राशन देने की जो व्यवस्था की थी, आज की है, वो व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में किया था। लोगों को राशन देने की व्यवस्था किया था। और क्या किया था उसने, घोड़ों को दागने की प्रथा भी प्रचलित की उस समय थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में घोड़े दागे जाते। घोड़े दागने का क्या मतलब था? घोड़े दागने का प्रथा जो थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि घोड़े को दागने की प्रथा, घोड़े को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी, प्रारंभ की थी, यह शुरू की थी।
घोड़ों को दागने का मतलब जान से मार देने से मतलब नहीं था। उनके शरीर पर एक ठप्पा लगा दिया जाता था और जिससे पता चलता था कि ये घोड़े किसके, अलाउद्दीन खिलजी के। इसके अलावा उसने सेना एक धर्मनिरपेक्षता का भी पालन उसने किया। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? भारतीय संविधान में आज जो सेकुलरिज्म की बात कही जाती है कि जहाँ पर जिस देश में सभी धर्मों को मानने की आज़ादी हो, लेकिन शासन का कोई भी धर्म ना हो। भारत के संविधान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी किसी धर्म को मान्यता नहीं दी गई, लेकिन हमारा संविधान ये आज़ादी देता है कि हर व्यक्ति अपने अपने धर्म को स्वच्छंदता से मना सकता है, लेकिन शासन का कोई भी धर्म नहीं होगा। इस व्यवस्था का नाम क्या दिया गया था? धर्मनिरपेक्षता। और इसी धर्मनिरपेक्षता को अलाउद्दीन खिलजी भी अपने समय में लागू किया था। इसके अलावा उसने और क्या किया था? प्रतिष्ठित कवि, उस समय मंगोल आक्रमणों के कारण बहुत से जो प्रतिष्ठित माने जाने कवि हुआ करते थे, इतिहासकार हुआ करते थे, सूफी संत हुआ करते थे, धार्मिक नेता, वे सभी वहाँ से भागने को विवश हो गए। सोचिए, उनके मंगोलों के आक्रमण से इतने जो है भयभीत हो गए कि सभी लोग भाग करके, वहाँ के इतिहासकार, सूफी संत, धार्मिक नेता भाग करके दिल्ली सल्तनत के शासकों के पास आए और उनसे शरण मांगी कि मेरे प्राणों की क्या कीजिए, रक्षा कीजिए। ये प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा मंगोल आक्रमण के कारण दिल्ली शहर जबरदस्त प्रभाव पड़ा, जो हमारी राजधानी दिल्ली है। उस इतिहासकार बर्नी लिखता है कि दिल्ली इतनी बड़ी और समृद्ध हो गई थी कि वह बगदाद और काहिरा की प्रतिद्वंदी थी। जो बगदाद उस समय बहुत समृद्धशाली राज हुआ करता था, काहिरा मिस्र में पड़ता है, वो बहुत ही उस समय समृद्धशाली था। उसके बराबर में जो है दिल्ली दिखाई देने लगी, तो उस तरह के चमक दमक, उस तरह के जो है यहाँ पर संपन्नता दिखाई देती थी। और जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने दिल्ली में रहने का एक फैसला किया। और मंगोलों ने ही, आप कभी भी दिल्ली में जाइएगा तो वहाँ पे आपको कीलूगढ़ी, इंद्रप्रस्थ और मंगोलपुरी, ग्यासपुर नाम से विशेष बस्तियाँ बनाई। आप जाएंगे तो दिल्ली में मंगोलपुरी मिलेगा, आज भी मंगोलपुरी कहा जाता है उसको। उस मंगोलपुरी का निर्माण, उस मंगोलपुरी का क्या नाम से स्थापना करने वाला, बस्तियाँ बसाने वाला जो शासक था, वो यही मंगोल लोग थे और इसीलिए उसके दिल्ली में मंगोलपुरी के नाम से उसको जाना जाता है। ऐसे इस्लाम जगत के पूर्वी भाग वाले कारीगर, व्यापारी सभी जो शिल्प तकनीक वहाँ से लाए। ऐसा नहीं कि मंगोलों ने जो है केवल आक्रमण किया, यहाँ से धन लूटा, बल्कि यहाँ से अपने साथ बहुत कुछ कलाएं भी यहाँ कर ला करके छोड़ गए, और जिसको उन लोगों ने सीखा, हमारे यहाँ के लोगों ने। ईरानी सैयदों, मंगलों, तुर्कों के आने से उनकी व्यक्तिगत संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति आज पर भी प्रभाव पड़ा, बिल्कुल पड़ता है। अंग्रेज़ों ने अगर हमारे देश में आया तो अंग्रेज़ों ने आकर के हमको चाय पीना सिखा दिया, सिगरेट पीना सिखा दिया। आज अंग्रेज़ों की सारी कल्चर हम प्रयोग करते हैं। ओके बाय, टाटा से लेके गुड मॉर्निंग से लेकर के अधिकतम भारत में हिंदू धर्म में होते हुए, हिंदुस्तान में रहते हुए हम पाश्चात्य संस्कृति का प्रयोग करते हैं। किसकी प्रभाव? सेम स्थिति थी कि मंगोलों के आक्रमण के समय भी मंगोलों ने भी यहाँ पर अपनी एक सांस्कृतिक छाप छोड़ दी और जिसका लोगों ने प्रयोग करना शुरू कर दिया। ऐसे ही सीमा क्षेत्रों पर भी लगातार हलचल से जनसंख्या अस्थिर बनी रही। भारतीय सुल्तानों ने सीमावर्ती जातियों को नियंत्रण रखने के लिए उनसे दोस्ती करने का प्रयास किया। बेशक जो है आज हमारे चीन और भारत से दोस्ती में दरार आ गई है, बेशक से हमारी सेनाएं एक दूसरे से तनी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए उससे बातचीत क्या कर रहे हैं। ये स्थिति उस समय भी होती थी कि मंगोलियों में सल्तनत के शासकों के बीच में भी जो है दोस्ती के माहौल भी पैदा किए जाते थे, जिससे कि युद्ध ना हो सके। और मंगोल जातियां जो थी हथियार बनाने में भी निपुण थी, युद्ध करने में भी तौर तरीके से अच्छी तरह से परिचित थे। इसका मतलब कि सल्तनत काल के शासकों की अपेक्षा जो मंगोल जातियां थीं वो बहुत ही युद्ध और हथियार के क्षेत्र में बहुत ही निपुण थीं।
मंगोल आक्रमण के परिणामस्वरूप भारत में सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनैतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से बहुत से विविध परिवर्तन हुए और हमारे देश में मार्गदर्शन का भी एक तरह से उन्होंने काम किया। लेकिन दिल्ली सल्तनत के शासकों ने हर समय जो है मंगोल आक्रमण से बचने के लिए वहाँ की संस्कृति के प्रभाव से, वहाँ के उनके आक्रमणों से बचने के लिए हर समय अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए किलेबंदी किया करते थे। ये सारी चीज़ें थीं और इस तरह से पूरी सल्तनत काल के समय में मंगोल आक्रमणकारियों ने भारत में घुसने का हमेशा प्रयास किया, लेकिन सीमाओं पर ही हमारी सल्तनत सेनाओं ने क्या किया, उनको पराजित कर दिया। और इस तरह से वह कुछ अपने संस्कृति का, अपने सामाजिक संगठन का, अपने आर्थिक स्थिति के विषय में हमारे देश पर उन्होंने प्रभाव डाला। ये सारी चीज़ें हुई और इस तरह से कुछ जो वेतन भुगतान इत्यादि की सेना में बातें हुआ करती थीं, वो नकद वेतन के रूप में दिया जाता था। और इस तरह से हम आपको यहीं पर मंगोल आक्रमण को समाप्त करते हैं, चूँकि मंगोल आक्रमण का ये प्रभाव ही आपसे पूछा जा सकता है और यहीं पर समाप्त होता। अगले दिन मैं बहमनी एवं विजयनगर राज्य के